अच्छा जी, आज ना आपके साथ जैसे वादा किया था, आपके साथ जो है वो काशिफ भाई हैं। ये इंग्लिश इंशाल्लाह आपको बेसिक जो है ना, वो बेसिक इंग्लिश का किसी को कोई इशू नहीं रहेगा जी। और आपको बता दूं कि ये बिल्कुल जीरो से ABC से शुरू करेंगे जी, तो इंशाल्लाह आपको ऊपर लेके आएंगे। और जिन दोस्तों की इंग्लिश कुछ बेहतर है पहले, उनको रिक्वेस्ट ये है कि वो उन्होंने ना थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना है, ताकि वो परेशान ना हो कि यार ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल जीरो है। ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा वीक हैं, तो उनके लिए हमने ये शुरू किया है। आपने ना ये मेहरबानी करनी है कि जीरो से A to Z चीजें होंगी, लेकिन जीरो से होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आपको लाएंगे। तो आज आपने बेसिक्स का लेक्चर होना है आपका, और आपने मुझे फीडबैक देना है फिर के हमें क्या फील हुआ है, कैसे आपको लग रहा है कि क्या इंप्रूवमेंट हमारी किस तरह हो रही है जी। तो सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि ये काशिफ भाई जो है ना, वो आपको इंशाल्लाह बेसिक सारी चीजें करवाएंगे। टेंसेस करवाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव प्रपोजिशन, इवन आपको कंप्रीहेंशन तक ले जाएंगे। लेकिन ये है कि एक दफा आज से जो शुरू होगा ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगा। कोई दोस्त ये ना समझे कि आज ही मतलब है कि पहले दिन जो है ना कि वो आपको हर चीज हो जाएगी, क्योंकि अपने अंदाज में लेके चलेंगे। ठीक है जी, तो ये आप इनसे बात भी कर लें, और मतलब है कि इंशाल्लाह लेक्चर अब आपका स्टार्ट हो गया। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. And as Ranja Saab said that I need to start from the basics, and I'll start with the level 0. Hope you won't mind. और मुझे लैंग्वेज बता दीजिएगा आपको कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी। मेरे ख्याल में आपके लिए उर्दू फिलहाल जो है वो थोड़ी सी मुनासिब रह जाएगी। और बाकी अगर आप इफ यू वांट मी टू स्पीक इंग्लिश अलोन देन आई कैन स्पीक आल्सो, बट व्हाट एवर पंजाबी, ओह दैट्स गुड, विल सी, ओके डोंट वरी। और जहां जैसे राजा साहब फरमा रहे थे कि बेसिक से स्टार्ट करना है, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जहां पे आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी, यू कैन टेल मी। ओके, वी आर ओपन टू क्वेश्चंस, बट इररेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं। काइंडली आपने मुझे वो बात पूछनी है, और पहले मुझे सुन लेना है। वंस आई हैव स्पोकन, मैंने बात कर ली, जब उसके बाद जहां पे आपको प्रॉब्लम आए, यू आर मोस्ट वेलकम टू क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले तो एक छोटी सी बात हम ये देख लेते हैं कि लैंग्वेज होती क्या है। ओके, तो लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज जो है बेसिकली इट इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है ये। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो क्या होता है, कम्युनिकेट करते हैं हम जब, तो वी ट्रांसपोर्ट समथिंग। तो ट्रांसपोर्ट हम कुछ करते हैं, तो उसका क्या मतलब है। ट्रांसपोर्ट देखें, सिंपल सी बात है। अगर आपने किसी कोई इंसान ट्रांसपोर्ट करने हो, तो आप क्या यूज करते हो, आप गाड़ी का इस्तेमाल करते हो, आप कोई ना कोई कार यूज कर लेते हो, बस यूज कर लेते हो। ठीक है, आपने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करनी हो, कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट करनी हो, तो आप क्या करते हो, तो आप पिकअप लेते हो, तो आप जो है वो ट्रक ले लेते हो, डिफरेंट चीजें आप ले लेते हो। तो मतलब एक जगह से कोई चीज उठा के दूसरी जगह लेके गए, तो दैट इज ट्रांसपोर्ट। ओके, तो उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही अगर हम आइडियाज को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, आइडियाज को ट्रांसफर करना चाहते हैं हम, एक आइडिया मेरे माइंड में है, व्हाट इज इंग्लिश मेरे माइंड में है, मैं इंग्लिश बताना चाह रहा हूं आपको, या आज मौसम अच्छा है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा आपसे। आपको मैं आइडिया जो मेरे माइंड में है वो आपके माइंड में आ जाए, वो ट्रांसफर करूंगा। सो ट्रांसफर ऑफ आइडियाज जो है, ट्रांसपोर्ट ऑफ आइडियाज जो है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के माइंड में ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफर आइडिया को करने के लिए जो सिस्टम हम यूज करते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज होप के समझ आ गई है। आप बताएं मुझे, सारों को समझ आ गई है।
मैसेज करें जरा कि लैंग्वेज क्या है, ताकि हम आगे चलें। गुड। ओके, तो अब आते हैं हम, लैंग्वेज स्टार्ट कहां से होती है बेसिकली। सबसे पहली बात है लैंग्वेज स्टार्ट कहां से होती है। आपको देखें, एक बच्चा पैदा होता है तो रोना शुरू कर देता है। क्यों रोना शुरू कर देता है? बच्चे को कोई ना कोई मसला है, वो बताना चाहता है कि भाई आई हैव दिस इशू, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कौन सा प्रॉब्लम है? मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे जो है वो गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, तो मुझे जो है इन चीजों की मेरी केयर की जाए ना। तो वो पेरेंट्स को बताना चाहता है, वो जहां पे पैदा हुआ उन लोगों को कन्वे करना चाहता है, वो आइडिया बताना चाह रहा है। तो उसके लिए वो क्या करता है? रोना स्टार्ट कर देता है। तो रोने से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली सबसे पहले जो लैंग्वेज है स्टार्ट होती है साउंड से। तो साउंड जो है वो है सबसे पहले लैंग्वेज के अंदर क्या चीज आती है? साउंड। तो साउंड जो है, जब हमने देखा कि साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब पहले पहले जो पुराने जमाने में लोग थे, जिसे हम वो कहते हैं कि द एरा, द स्टोन एज, तो वहां पे क्या था? वहां पे प्रॉपर लैंग्वेज नहीं थी। तो वहां पे क्या थे? आवाजें निकालते थे। जैसे जानवर आवाजें निकाल रहे होते हैं, इंसान आवाजें निकाल रहे होते हैं, आवाजें निकालते थे। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने सोचा इंसान, चूंकि ये एक थ्योरी है एवोल्यूशन की, तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी थ्योरी, उसको खैर छोड़ दें, तो इंसान ने इंप्रूवमेंट की, इंसान ने चीजों को बेहतर करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ भाई साउंड से तो नहीं होगा। अब एक बंदा एक साउंड निकालता है, दूसरा दूसरा निकालता है, चलो अभी तो हमें पता है। उसके बाद क्या अगली जो नस्ल आ रही है, या किसी और को बताना हो कि साउंड ये वाले का ये मतलब है, तो फिर क्या होगा? हमें तो कुछ सिस्टम ही नहीं है हमारे पास। तो फिर क्या हुआ? पहले सिर्फ साउंड थे, फिर उनको सिंबल्स में कन्वर्ट किया साउंड को, तो बने सिंबल। अब आप ये देखें कि सिंबल्स जो हैं, फिर उन सिंबल्स को रिटन फॉर्म में जब लेके आए तो बन गए उनसे लेटर्स। ठीक है? लेटर्स कौन से बनते हैं? लाइक ए बी सी, लाइक अल्फाबेट्स। तो दीज आर द लेटर्स। तो अब आ बा सी बी सी वट एवर, ये जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन साउंड्स से तो अभी भी मीनिंग क्लियर नहीं है। तो हम फिर क्या करें? हमारे विद पैसेज ऑफ टाइम हमने क्या किया? चीजों को लेबल करना शुरू कर दिया। मसलन लेबल से क्या मुराद है? ये मार्कर है, दिस इज बोर्ड। ओके, तो हमने क्या किया? लेबल करना शुरू कर दिया। तो हमने किसी कोई चेयर है, तो उसको जब चेयर बोलेंगे तो लेबल लगा दिया कि भाई ये चेयर है। ओके, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, ये कलर है, तो ये लेबलिंग हमने कर दी। तो लेबल जब हमने किया तो उससे हमने वर्ड बना लिए। तो वर्ड जो है, ठीक है, वर्ड जो है वो हमारे आए, इनको मिला के बने। वी कंबाइंड लेटर्स टू मेक वर्ड्स। तो वर्ड जो है वो बेसिकली लेबल्स हैं हमारे पास। ओके, तो हर एक चीज के ऊपर हमने उसके ऊपर लेबल चिपका दिया। लेकिन अभी भी जुबान तरक्की कर रही है। अभी क्या होता है कि वर्ड जो है, सिर्फ अगर मैं ये कहूं कि मार्कर, बोर्ड, अब इससे पूरी बात नहीं समझ आ रही। तो हमने क्या करना है फिर? जब पूरी बात नहीं समझ आ रही, तो हमें फिर और इंप्रूव करना है, कुछ और नया लेके आना है। पहले लेटर्स थे, लेटर्स से वर्ड्स बन गए, अब वर्ड से हमें आगे जाना पड़ेगा ताकि पूरी बात समझ आ जाए। तो जब पूरी बात हमें समझनी है, तो फिर क्या होगा? फिर हम बनाएंगे इन वर्ड से सेंटेंस। ठीक है, इन वर्ड से हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस। यहां पे क्लियर है? आपको नजर आ रहा है सबको? ओके, तो सेंटेंस बन गया ना। तो सेंटेंस जो है, ये क्या, इसका बेसिकली एक होती है फॉर्म, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है कि चीज की बनावट बनी कैसे है, ये उसकी बनावट क्या है, उसकी साख्त क्या है, ये किन चीजों से मिलकर बनी है। तो वो जो साख्त है इसकी, वो जो स्ट्रक्चर है इसका, वो ये है कि इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, अब ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस क्या है? बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
और दूसरी इसमें एक और डायमेंशन आ जाती है, एक और साइड इसकी आती है, दैट इज व्हाट इज द फंक्शन। इसका भाई पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है। इट कन्वेज कंप्लीट आइडिया, अब ये एक जो सेंटेंस है इसकी हम अगर अब डेफिनेशन देखें तो दो हिस्सों में बटी हुई है। पहला है कि ये है क्या, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब नेक्स्ट बात है ये करता क्या है। सो इट कन्वेज कंप्लीट आइडिया, पूरी बात बता देता है आपको, पूरा आइडिया कन्वे कर देता है। इट कन्वेज फुल मीनिंग ऑफ योर थॉट, इट कन्वेज अ कंप्लीट थॉट। ओके, सो ये एक अगर हम ये कहें कि अ कैट इज अंडर द टेबल, तो क्या होगा इससे, हमें जो बोलने वाला है उसको पता है कि अ कैट इज अंडर द टेबल का मतलब क्या है, ठीक है। और जो सुनने वाला है उसको भी पता है अ कैट इज अंडर द टेबल, इसका क्या मतलब है। तो अब यहां तक हमें बात समझ आ चुकी है कि लैंग्वेज है क्या, इट्स अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर आइडियाज। उसके बाद ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट आइडियाज, उसके बाद लैंग्वेज बनती कहाँ कैसे है, तो पहले सबसे साउंड स्टार्ट हुए, साउंड से सिंबल हमने लिखने शुरू कर दिए और वो सिंबल्स को हम लेटर्स बोलते हैं। उसके बाद उन लेटर्स को लिया हमने और फिर नेक्स्ट स्टेज आई कि हमें लेबल करना पड़ा चीजों को, ठीक है। तो जब लेबल करना पड़ा तो क्या हुआ, ये हमने लेबल कर दिए। कैट जब बोलेंगे तो कैट इज अ लेबल, बेसिकली कोई भी चीज है उसका नाम उसका लेबल होता है, ठीक है। जैसे ब्रांड होता है तो वो लेबल होता है बेसिकली, तो लेबलिंग हमने कर दी, उसका नाम लिख दिया। आपका भी नाम एक लेबल है आपके ऊपर लगा हुआ, ओके। सो सिमिलरली कैट को जब भी बोलेंगे तो उसका आइडिया आ जाएगा, ज़हन में एक लेबल आ जाएगा, ओके। तो साउंड थे, साउंड से सिंबल, सिंबल से लेटर, फिर लेबल्स, लेबल से हमने क्या किया, वर्ड बनाए अल्फाबेट से, लेटर्स से। लेकिन अभी भी कंप्लीट आइडिया क्लियर नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, फिर मजीद इसमें तरक्की कर ली, इसमें हमने सेंटेंस बना दिया, ओके। तो सेंटेंस जो है वो है क्या, बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या करता है, ये स्ट्रक्चर है, ये फंक्शन है, स्ट्रक्चर फंक्शन। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, स्ट्रक्चर है इसका, कन्वेज कंप्लीट आइडिया, ये फंक्शन है इसका। सो दिस इज द एग्जांपल, अ कैट इज अंडर द टेबल। तो यहां तक बात समझ आ गई है जी। यू आर रेजिंग हैंड, बताइएगा। ओके गुड, तो आगे हम चलते हैं अब। अच्छा जी, तो अब हमें देखना है कि ये जो एक सेंटेंस है इसके मेन पार्ट्स कितने कितने होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस की हम बात अब स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ड्स की बात हम जो है वो आगे चलाएंगे। अब जो सेंटेंस होता है इसमें अच्छा जी, इसमें अब ये देखें कि मजीद लिख देते हैं आपके लिए इसको सही करके। जो भी कोई सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। मैं बताता हूं आपको सब्जेक्ट क्या है, परेशान होना नहीं है आपने। अब सब्जेक्ट है एक, और दूसरा हम बोलते हैं उसको प्रेडिकेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब जरा
इसको समझें। ही वॉक्स स्लोली। अब ही वॉक स्लोली जो है, इसके अंदर ये ही है जिसके बारे में ये सेंटेंस बोला गया है। किसके बारे में बोला गया है? ही के बारे में बोला गया सेंटेंस। ओके, सो जो ही है जिसके बारे में बोला जाएगा सेंटेंस, वो होगा इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट। और इसके अलावा, इस सब्जेक्ट के अलावा, इंक्लूडिंग वर्ब, वर्ब को शामिल करते हुए बाकी का सारा पोर्शन सेंटेंस किसी का भी, वो हमारा प्रेडिकेट होगा। अब प्रेडिकेट से मुराद क्या है? प्रेडिकेट से मुराद है वो वाली बात जो उस सब्जेक्ट के बारे में हमने कही है। तो जो भी बात हमने सब्जेक्ट के बारे में कही है, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या है? वो वाली बात जो सब्जेक्ट के बारे में हुई। तो देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये एक लेवल है, आगे हम चलते जाएंगे, इसके ऊपर बिल्ड करते जाएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। तो सब्जेक्ट एक होता है कोई भी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में वो पूरा सेंटेंस होता है। तो ये जो होता है जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, नाउन या प्रोनाउन, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, दूसरा पोर्शन होता है, सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। तो व्हाट इज प्रेडिकेट? इट इज व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। ये वो बात है जो सब्जेक्ट के बारे में की गई है, दैट इज द प्रेडिकेट। गॉट इट? जी बताएं, ये कॉन्सेप्ट समझ आया है? थोड़ा मुझे बताएं, या कंफ्यूजन है अभी कोई? हाँ जी, किसी को आ गया समझ? कि किसी को भी नहीं आया? आ गया तो गुड, दैट्स गुड। ओके, तो हम इससे आगे चलते हैं। अब इसको जहन में रखना है। ओके गुड, इसको जहन में रखना है कि क्या पार्ट्स हैं? दो, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। दैट्स गुड। अब जो है, इससे हम आगे जब चलते हैं तो यहां पे हम ये देखते हैं कि अच्छा जी, अब जरा ये सेंटेंस देखें, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो अब सन राइजेज इन द ईस्ट में सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें, मुझे आप बताएं कि ये सेंटेंस किसके बारे में बोला गया है। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? कैन यू टेल मी, so that I know that you really have, very good, you have understood, that's great. And what about the predicate? The whole other sentence, this is the predicate, yes, is it? तो ये पोर्शन है जिसको मैंने अंडरलाइन किया, दिस इज द प्रेडिकेट यहां पे इस सेंटेंस के अंदर। तो अब हम इसका एक और डायमेंशन देखते हैं। देखें, एक आपने फ्रेज का नाम सुना होगा, फ्रेज का नाम सुना होगा आपने कहीं पे जिंदगी में? सुना है कोई नाम फ्रेज का? ओके, तो अब हम देखते हैं कि फ्रेज है क्या। तो फ्रेज, ये सेंटेंस पढ़े, सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इसके अंदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ऐसा है जिसमें ना तो सब्जेक्ट और ना ही वर्ब है। ठीक है, ठीक नजर नहीं आ रहा? ओके, जी, अब कुछ क्लैरिटी है? अब ठीक है? ओके, अच्छा, अब ये देखें जरा
कि ये सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसमें ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है, और ये कुछ सेंस दे रहा है, थोड़ी सी। मैंने कंप्लीट का नहीं बोला, इनकम्प्लीट है ये सेंस। इट इज सम सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस, अ बिट ऑफ सेंस। तो कुछ आइडिया दे रहा है। इन द ईस्ट की हम बात करें, इन द ईस्ट में क्या आगे, डोंट नो। इन द ईस्ट की बात की, हमें पता चला इन द ईस्ट है, तो ये सम आइडिया है। लेकिन इन द ईस्ट में आगे क्या, उसका तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। तो अब फ्रेज क्या है बेसिकली, सो फ्रेज को हम डिफाइन करते हैं तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, group of words which gives some sense and has no subject and no verb। ठीक है जी, सही लिखा हुआ, समझ आ रही है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, देखें ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, विच गिव सम सेंस, ये थोड़ा बहुत आइडिया देता है। एंड हैज नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर। ये देखें सब्जेक्ट तो इधर है, उसके अंदर तो नहीं है। ओके, एंड हैज नो वर्ब, एंड नो वर्ब। सो ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना वर्ब है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं फिर, दिस इज अ फ्रेज। तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये फ्रेज खड़े करती है। ठीक है, तो फ्रेज को हम आगे जाके डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी आज का जो आपका लेक्चर है ये थोड़ा सा मैं आपको ग्रामर से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं हल्का हल्का। तो इन पे परेशान होना नहीं है आपने, इस पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, फिर हम पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ आते हैं, उसका ओवरव्यू लेते हैं। आज डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेज, राइट? सो फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम सेंस एंड हैज नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। तो यहां तक तो आ गई हमारी फ्रेज। तो अब यहां पे किसी को फ्रेज में कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें। ही राइट्स ऑन द वॉल, तो अगर ऑन द वॉल है, ही राइट्स ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल क्या होगा फिर, ऑन द वॉल विल बी, क्लियर है? नो जी मोहसिन, क्या नहीं है क्लियर आपको, या बताएं? मोहसिन बताएंगे, क्लियर है? ओके, चलें फिर आगे हम क्लॉज की तरफ चलें। तो आगे हम आते हैं जी क्लॉज की तरफ। तो क्लॉज जो है उसको हम देखते हैं, CLAUSE, क्लॉज। पहले मैं इसको की डेफिनेशन लिख देता हूं। अच्छा जी,
तो अब यहां पे अगर आप देखें तो क्लॉज की डेफिनेशन क्या है कि इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, डेफिनेटली ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ये भी था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो भी है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये, लेकिन उससे आगे क्या है, इट हैज अ सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं था, याद रखना है आपने, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। देयर वाज नो सब्जेक्ट इन द फ्रेज, ओके, देयर वाज नो सब्जेक्ट इन द फ्रेज, इसमें नहीं है। ठीक है, और यहां पे है, ये अब क्लियर है, नजर आ रहा है, घुमाने से कोई मसला तो नहीं किसी को। लेकिन इसके अंदर क्या है, उसमें फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट नहीं था, वर्ब नहीं था। क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये दोनों बातें हैं। सो वी कैन से दैट इट इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑल्सो अ सेंटेंस। अ क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस। ओके, सो ही वॉक्स, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, और ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, सो इट मींस इट इज अ क्लॉज। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, और ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है, इट इज अ क्लॉज। ओके, ऑन द रोड, ROAD, रोड, सड़क। ठीक है, दिस इज द रोड। सो ही वॉक्स, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, this is a clause, this is a clause, and again this is also a clause, this is a subject and this is the verb। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई है। अब यहां पे इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर क्या है कि यहां पे आपको एक फ्रेज भी नजर आ रही है, ऑन द रोड। तो ऑन द रोड ये फ्रेज है, लेकिन ये क्लॉज है, और ये कंबाइन, ये पूरा सेंटेंस है। सो एक सेंटेंस के अंदर एक क्लॉज भी हो सकती है, एक सिंगल क्लॉज कैन बी अ सेंटेंस। उसके बाद जो है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि एक क्लॉज में कुछ एडिशनल पार्ट्स ऑफ स्पीच डाल के भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, और उसके बाद एक क्लॉज प्लस सम पार्ट ऑफ स्पीच प्लस सम फ्रेज, इनको मिला के भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर ये क्लॉज, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, and this phrase is also a part of the same sentence। ठीक है, तो अब यहां पे इंपॉर्टेंट है दो बातें। सबसे पहले कि जो फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस है, तो आपने ये देखना है कि फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते, और क्लॉज में हमेशा होते हैं। फ्रेज में हमेशा नहीं होते और क्लॉज में हमेशा होते हैं, ये दोनों। ठीक है, तो अब ये तो है, और इसमें ये देखें कि दूसरा पॉइंट ये था कि जो क्लॉज है वो एक सिंगल क्लॉज एक पूरा सेंटेंस हो सकती है, इट इज पॉसिबल, या एक क्लॉज किसी एक सेंटेंस का एक पार्ट भी हो सकती है। तो ये समझ आ गई यहां तक। सो द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज, इज इट क्लियर? आप बताएं मुझे, क्लियर हो गया इनका डिफरेंस क्या है? तो हम आगे चलें। ओके, गुड, चलें जी, तो हम आगे अब चलते हैं। अगले हम देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, किसी को पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते ही क्यों है? एनीवन कैन टेल? बताएं मुझे।
जी ओके जी। जो सेंटेंस होता है, देखें सिंपल बात, सेंटेंस के पार्ट्स हैं, वेरी गुड। तो जो भी सेंटेंस होता है वो क्यों हम यूज करते हैं, वो आइडिया को कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं, वो आइडिया हम बताने के लिए यूज करते हैं। सो वी स्पीक इट, वी स्पीक दैट आइडिया। अब स्पीक से मुराद ये नहीं कि हमेशा बोल के बताना है, रिटन इज ऑल्सो समथिंग, इट इज ऑल्सो स्पीच। सो जब भी कोई बात करते हैं तो दैट इज स्पीच। अब एक स्पीच होती है वो जो डेक्लेमेशन में होती है, जहां जहां पे आपके तकरीरी मुकाबले होते हैं और इस तरह, तो वो भी स्पीच होती है। उसमें भी क्या होता है, आइडिया कन्वे करना होता है, बात बतानी होती है। तो यहां पे भी कोई भी सेंटेंस है वो बेसिकली स्पीच होता है। सो सेंटेंस इज इक्वल टू स्पीच। और इसके जो पार्ट्स होंगे एक सेंटेंस के, फिर हम उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, अच्छा ये कैमरा क्लियर नजर आ रहा है? ओके, थैंक यू मिस्टर अमीन। ओके जी। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है माशाल्लाह से जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है, बस हम नए अंदाज से सीखेंगे। अब चूंकि ये जैसे आज हमने सीखने हैं उसके ऊपर हमने बिल्ड करते जानी है चीजें, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली वेरी बेसिक आइडियाज जो हम डिस्कस करने लगे हैं आगे। और आई एम श्योर कि ये सारे आपको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप ट्राई करें कि इन्हें जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ताकि हमने जब अगली ग्रामर पढ़नी है तो ये इसी के ऊपर हमने बिल्ड करना है इसको। तो जो मैं बता रहा हूं इसको जरा ध्यान से सुनना है, और सिर्फ इतना ही फिलहाल आपने याद रखना है, कोई बहुत एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत आपके को बिल्कुल नहीं है। सो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। सो नाउन, जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नाउन, तो आप कहेंगे इट्स अ नेम। बस, ज्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशंस बताने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज अ नाउन, इट्स अ नेम। तो नेम भाई, नेम फिर आगे किस चीज का, तो नेम किसी, किसका हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है, आपका मेरा, किसी जगह का हो सकता है, ठीक है, या किसी थिंग का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो अब चीज जो है वो चीज दो टाइप की हो सकती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो दो टाइप की हैं। एक तो है मटेरियल थिंग्स। अब मटेरियल थिंग्स कौन सी है, ये फॉन्ट इतना लिखा हुआ ठीक है आपको, इतना नजर आ रहा है, ये थोड़ा बड़ा करूं इसको मैं, बता दे मुझे। जी से मुराद समझ आ रही है, मतलब ठीक है। अच्छा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, मैं बड़ा इसको लिख देता हूँ। ओके। सो हम थे नाउन के ऊपर, तो नाउन क्या है, इट्स अ नेम। ओके थैंक यू। सो नाउन क्या है, नेम। तो नेम पर्सन का हो सकता है, इंसानों का, ठीक है, प्लेस का हो सकता है, या थिंग का हो सकता है। तो थिंग दो तरह की है। एक थिंग है जो हम अपनी सेंसेस से, यानी हमारी जो पांच हिस्से हैं उनसे हम परसीव कर सकते हैं, उन सेंसेस से हम उस चीज को समझ सकते हैं कि वो हमारे पास है या नहीं है, ठीक है। तो वो मटेरियल थिंग्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, पांच हिस्से हैं जो हमारी, सूंघ सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हम हीट फील कर सकते हैं, इस तरह। दूसरी है, दूसरी है एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट की बात जब भी हम करते हैं तो हम आइडिया की बात करते हैं। तो आइडिया क्या होता है, आइडिया कोई ऐसी चीज, आइडिया नहीं हो सकती जो माइंड में जो जो बाहर हो। आइडिया हमेशा माइंड में होता है, ठीक है।
जैसे ट्रुथ है, तो ट्रुथ का आइडिया जो है वो सिर्फ माइंड में है। ट्रुथ में आपने कभी जाके छुआ, ट्रुथ को टच किया जाके, किसी ने ट्रुथ को देखा हो? ओके, सो ठीक है, तो किसी ने देखा हो कि मतलब जनाब ये ट्रुथ है, तो अब इसको जाके हम टच कर लेते हैं। ठीक है, विजडम है, तो किसी ने देखा हो, तो ये आइडियाज हैं बेसिकली। ठीक है, तो आइडियाज जो हैं दोज आर एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? आइडिया जो ख्याल में हो, सिर्फ सिर्फ जो चीज ख्याल में होती है, और वो इस दुनिया में या उन 5 सेंसेस से, 5 हिस्सों से हम उसको नहीं समझ सकते, सिर्फ ख्याल उसका सोच सकते हैं, वो आइडिया है। ठीक है, तो ये नाउन आ गए। तो नाउन क्या हुआ? नेम हुआ, किसी इंसान का हुआ, किसी जगह का हुआ, या किसी चीज का हुआ। तो अब चीजें दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है, एक मटेरियल चीजें, वो वाली मटेरियल चीजें जिनको हम, जैसे कोई भी चीज सामने, ये मार्कर है तो दिस इज अ मटेरियल, ये बोर्ड है तो दिस इज अ मटेरियल, ह्यूमन बीइंग इज अ मटेरियल। ठीक है, और साउंड इज अ मटेरियल। तो ये सारी चीजें मटेरियल में, तो इन सारी चीजों के नाम जो होते हैं वो मटेरियल थिंग्स में आते हैं। कोई धातें हो गई, कोई, ठीक है, लिक्विड्स हो गई। अब एब्स्ट्रैक्ट दूसरा है, दूसरी चीजें ऐसी जो, जिनका नाम एब्स्ट्रैक्ट, जिनका नाम से, जो वो वाले आइडियाज होते हैं जिनका हमें सिर्फ नाम पता है, और या वो आइडिया हमें पता है। तो एक आइडिया पता है, एक उसका नाम पता है, तो उसका नाम जो है दैट विल बी अ नाउन, उस कैटेगरी में फॉल करेगा। हम ये देखेंगे कि जो, ओके, आई थिंक यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओके। तो अब देखें अगर, तो नाउन की बात समझ आ गई। और हर पार्ट ऑफ स्पीच, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। हर पार्ट ऑफ स्पीच क्या कर रहा है? एक काम अपना परफॉर्म कर रहा है। कहां पे? सेंटेंस के अंदर। सो नाउन का काम क्या है? ये नाम है, ये नाम के तौर पे आएगा, इसका ये फंक्शन है। दूसरा है जी प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन का काम है, फंक्शन है, रिप्लेसेस नाउन। तो प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। किसकी जगह ले लेता है? नाउन की जगह ले लेता है। तो हम, अगर हम कहें कि अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली ब्रशेस हिज टीथ, अली ईट्स हिज ब्रेकफास्ट, अली गोज टू स्कूल, तो एक ही पैराग्राफ के अंदर अली का नाम हमें हर बार दोबारा 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 जो जैसे हम ले रहे हैं, वो ग्रामर के अंदर हमारे लिए जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। ग्रामर के अंदर वो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी नाम, मतलब एक सिंगल नाम है तो उसकी हम बात कर रहे हैं, तो अब जो है वो, उसको हम फिर क्या करते हैं, उसको लैंग्वेज, जुबान के अंदर उसके हुस्न में, जुबान के हुस्न में इजाफा करने के लिए हम उसको रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन के साथ। तो प्रोनाउन है, जैसे अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही ब्रशेस हिज टीथ एंड देन ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट एंड लीव्स फॉर स्कूल। सो फर्स्ट पर्सन है, लाइक आई और वी जो हैं, पर्सन्स की हम बातें बाद में करेंगे, अभी जस्ट हम लिख लेते हैं। तो ये वाले क्या हैं जी? प्रोनाउंस है। इन सब से तो आप वाकिफ है माशाल्लाह से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनका क्या काम है? रिप्लेस करना है नाउन को, और इनका कोई काम नहीं है जमाने में। तो प्रोनाउन क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, जो ये वाले। आगे हम जब डिटेल में जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि और कितने सारे फंक्शंस है प्रोनाउन के। लेकिन आज के लिए आपने ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है। ठीक है, ये वाली और ये याद रखने बस। उसके बाद जो तीसरी बात है वो है जनाब, कि अब नाम तो हमने बता दिया कि नाम ये है। ठीक है, लेकिन वो किस टाइप का बंदा है, किस टाइप की जगह है, बड़ी है, छोटी जगह है, वो बंदा अच्छा है, बुरा है, वो चीज जो है वो लंबी है, चौड़ी है, छोटी है, मोटी है, ठीक है, किस रंग की है, वो सारी चीजें जो हैं वो उसकी सिफात में आ जाती हैं। तो वो जो सिफ्त बयान करेगा दैट विल बी एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का एक ही फंक्शन है,
वो क्या है, एक्सप्लेन करता है किसको, इट एक्सप्लेन्स नाउन। तो भाई देखें, नाउन और प्रोनाउन ये आपस में, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन लगा सकते हैं, प्रोनाउन की जगह नाउन लगा सकते हैं। तो जब भी हम नाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन भी साथ ही समझ लें, ठीक है, वो डिपेंड कर। तो खैर ये क्या करता है बेसिकली, एडजेक्टिव का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव, इट एक्सप्लेन्स नाउन। मसलन तो भाई फ्लावर जो है वो एक ऐसी चीज है जो, एक चीज है, मटेरियल थिंग है, और इसका नाम क्या है, इट्स अ नाउन बेसिकली। तो अब ये किस टाइप का फ्लावर है ये बता रहा है ये ब्यूटीफुल। तो इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है एडजेक्टिव। ये समझ आ गई। तो जब भी एक हम इस तरह लिख लेते हैं और एक दूसरी तरह से भी लिखा जाता है। ओके, फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो अब भी देखें, अब भी अगर देखें आप तो फ्लावर जो है वो, फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो अभी भी ये नाउन है और ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको बता रहा है, इस नाउन को बता रहा है। ओके हो गया। अच्छा इधर से नजर नहीं आ रहा, चले मैं उधर लिख लेता हूं, डोंट वरी। एक हमने लिखा था, यहां पे नजर आ रहा है, ओके। एक हमने लिखा था ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है, तो ये नाउन था, इसने इसको एक्सप्लेन किया था, इसने एक्सप्लेन किया था। तो क्या फंक्शन था एडजेक्टिव का, कि इट एक्सप्लेन्स नाउन, ठीक है। तो जब एक्सप्लेन किया एडजेक्टिव ने नाउन को, तो क्या हुआ, ये वो वाला वर्ड है जो कि इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो भी नाउन को एक्सप्लेन करेगा दैट विल बी एडजेक्टिव। तो दिस इज एडजेक्टिव बिकॉज इट एक्सप्लेन्स अ नाउन। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा अब इसी बात को हम इस तरह भी लिख लेते हैं। तो अब भी देखें, ये अभी भी नाउन है, और ये किस तरह का नाउन है, ये किस तरह का फ्लावर है, ये कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल बता रहा है आपको। तो ब्यूटीफुल इज स्टिल एक्सप्लेनिंग दिस फ्लावर, विच मीन्स इट इज एडजेक्टिव। ओके, सो ये एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडजेक्टिव को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक बिल्कुल उस नाउन से पहले जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दूसरा होता है ये टाइप है जिसमें हम वर्ब के बाद लिख लेते हैं उसको, लेकिन उसमें ये स्टेट शो कर रहा होगा वर्ब, खैर वो इसको छोड़े, इसमें इस तरह लिख लेते हैं। सो दो तरीके हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब देखें अगर आपको याद हो तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट की हमने बात की थी। तो यहां पे ये क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट है और यहां पे ये आगे बाकी का क्या हुआ, प्रेडिकेट। तो अब इसके अंदर ब्यूटीफुल का वर्ड आया है प्रेडिकेट के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमने प्रेडिकेटिवली यूज किया है, प्रेडिकेट के अंदर एडजेक्टिव को यूज किया, ठीक है। और यहां पे नाउन उस नाउन से बिल्कुल पहले आया है, तो यहां पे हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट के तौर पे, उसकी सिफ्त के तौर पे हमने इसको यूज किया है, इसको, एडजेक्टिव को। ये बात में कंफ्यूजन तो नहीं हुई।
और यहां पे ओके। इस सेंटेंस के अंदर ये हुआ है प्रेडिकेटिवली, PREDICATIVELY, प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली मतलब प्रेडिकेट के अंदर, एट्रीब्यूटिवली मतलब बहसियत एक एट्रीब्यूट के, बहसियत एक सिफ्त के। तो यहां तक क्लियर है, आगे चलें। नाउन, प्रोनाउन। अच्छा, इसमें यह था इस पॉइंट में कि ये वो वाला नाउन है जिसको ये एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर रहा है। यहां तक बात समझ आई। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी सिफ्त के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब सिफ्त को इंग्लिश में एट्रीब्यूट हम कहते हैं कि जी इस चीज के ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, तो वो एट्रीब्यूट से अगला हमने वर्ड बनाया कि ये किस तरह यूज हुआ है, तो वो हमने वर्ड एक बोला कि एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। और यहां पे चूंकि हमने ये ब्यूटीफुल जो है, जो एडजेक्टिव है, आपने अभी प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, और सब्जेक्ट के अलावा जैसे ही है तो ही वॉक स्लोली और ही गोज ऑन टू अ वॉक, तो ही जो है दैट इज द सब्जेक्ट और बाकी सारा प्रेडिकेट है जिसमें वर्ब भी आ जाता है और बाकी सारी चीजें आ जाती है। तो वो स्टार्ट में मैंने ये चीज बताई थी। ओके, तो यहां पे अब क्या कर रहे हैं हम, एट्रीब्यूटिवली, और यहां पे हम यूज कर रहे हैं प्रेडिकेटिवली बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। ओके, तो अब क्लियर है आपको, आगे चलें। हाँ जी, हो गया क्लियर अभी के मजीद कोई तसल्ली चाहिए आपको इसमें? ओके गुड। ये एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली का वाली परेशानी लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बस आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि ये इस तरह हम यूज करते हैं, दोनों तरीकों से हम यूज कर सकते हैं, और ये स्टिल एडजेक्टिव होगा दोनों तरह से। ठीक है, तो ये नहीं परेशान होना कि पता नहीं अच्छा उस तरह यूज कर लिया तो शायद एडजेक्टिव नहीं होता, ये स्टिल एडजेक्टिव होगा। अगर प्रेडिकेटिवली यूज करें तो भी होगा एडजेक्टिव, और एट्रीब्यूटिवली यूज करते ही हैं। हमें नॉर्मली एट्रीब्यूटिवली का पता है, जनरली प्रेडिकेटिवली जो प्रेडिकेट के अंदर एडजेक्टिव आ जाए उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी थोड़ी सी मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ही इज टॉल, तो ही इज टॉल, नाउ टॉल एक्सप्लेन्स ही, सो टॉल इज एडजेक्टिव, बट in which part of the sentence it is, it's in the predicate part of the sentence, therefore it is used predicatively. Simple, got it? Okay, let's move to the next one. So the next part is, यार एक तो इनका कैमरे का मसला मसाइल बहुत है। ओके, तो यहां पे जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज प्रेपोजिशन। अच्छा, अब प्रेपोजिशन को अगर आप देखें तो यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, POSITION, सो विच इज पोजीशन, विच मीन्स पोजीशन। तो अब पोजीशन किसकी, पोजीशन अब किसकी, अब ये हमें देखना है। तो पोजीशन है जनाब ये, पोजीशन है हमारे पास एक्सप्रेसेस। तो ये एक्सप्रेस करती है पोजीशन को। अब देखें,
एक चीज और ध्यान में रखें कि एक्सप्रेस करने का मतलब है जस्ट एक्सप्रेस कर देना, जस्ट अपनी बात बता देना, और एक्सप्लेन करने का मतलब है कि उसकी वैल्यू के अंदर कोई इजाफा करना, उसकी खूबियां बताना, उसको एक्सप्लेन करना, डिटेल में बात बताना। सो एक्सप्रेस मीन ओनली जस्ट सिंपली टेल समथिंग कि ये भाई है, इस तरह है, ठीक है, और ये इस तरह नहीं है, दैट इज एक्सप्रेस। और डिटेल में कि ये कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है कोई चीज, दैट इज एक्सप्लेनेशन, that is to explain. So we are telling, we are discussing preposition which expresses relation or position between two words. अब इन वर्ड्स के अंदर जो है वो नाउन्स भी आ सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन भी आ सकता है, वो वर्ब भी आ सकते हैं, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आपने परेशान नहीं होना। फॉर द टाइम बीइंग हम ये देख लेते हैं कि ये दो नाउन्स की बात हम करती है, इसका दो नाउन्स के दरमियान उनकी क्या पोजीशन है, तो वो हम देख लेते हैं। ओके जी, तो हम थे कि प्रेपोजिशन क्या है बेसिकली। तो प्रेपोजिशन क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। इसका फंक्शन क्या है, इट इज रिलेटेड टू पोजीशन। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इट एक्सप्रेसेस रिलेशन और पोजीशन बिटवीन टू वर्ड्स। तो अब वो वर्ड्स जो हैं, इट कैन बी एनी पार्ट ऑफ स्पीच, it can be noun, it can be pronoun, it can be verb or something like, but you need to first memorize that, you need to understand that we are discussing for simplicity, discussing only noun, the position of ठीक है। तो अब अगर आप ये देखें कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट अ कैट विच इज अ नाउन, और वी आर टॉकिंग अबाउट द टेबल विच इज ऑल्सो अ नाउन, okay, so the preposition, yeah, it is under, of course, but the point to understand is here, the point to understand here is that it tells the position between two nouns, ठीक है। तो इनकी आपस में भाई क्या पोजीशन है, ये बताएगा कौन, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, इनका ये रिलेशन है कि एक कैट जो है वो टेबल है उसके अंडर है। So this is basically the relation between two nouns, and this is basically the position between two nouns. तो position of one noun with respect to another noun, तो एक noun की दूसरे noun के लिहाज से position क्या है, okay, like sun is behind bushes और sun is behind the hills। तो sun जो है, सूरज जो है वो किसके पीछे है, पहाड़ियों के पीछे। तो अब जो है सन और हिल्स की आपस में क्या पोजीशन है, ये बता रहा है सेंट। होप यू गॉट इट, ठीक है जी। तो अब यहां पे प्रेपोजिशन की बात तो आ गई ऐसे। तो अब हम आगे चलते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, ये हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट आपको एक आइडिया देना है मुझे आज कि इस तरह भी होता है। ओके जी,
अब अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज कंजंक्शन। अच्छा, अब कंजंक्शन को अगर आप गौर से देखें, अच्छा भाई आज आपकी जीके की क्लास जो है वो नहीं है, सर आपको पढ़ाएंगे कल इंशाल्लाह, और कल आपको वो ज्यादा पढ़ाएंगे, आज आपकी सिर्फ इंग्लिश की क्लास है यहाँ पे, ओके। ये दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस पर्सनल थिंग्स, प्लीज फोकस ऑन लेक्चर, ओके। तो कंजंक्शन की बात हम कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली जंक्शन। सो जंक्शन क्या होता है, आपने ट्रेन का जंक्शन सुना होगा, तो ट्रेन का जंक्शन क्या होता है, एक दूसरे के साथ आके मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो जंक्शन है जी, ये इधर से आ गए, सो क्या ये पॉइंट क्या बनता है, दिस इज जंक्शन। बड़ा कॉमन वर्ड है, आपको माशाल्लाह से पहले ही पता है, ठीक है। तो जंक्शन क्या होता है, मिलती हैं दो तीन चीजें आपस में, ठीक है। तो अब अगर इसी पॉइंट को देखा जाए तो फिर कंजंक्शन का पर्पस क्या होगा, तो कंजंक्शन का पर्पस होगा, ये क्या करती है बेसिकली, अब ये एक और देख लें आप कि आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें आनी है आगे जो इस लेक्चर पे भी बेस्ड होनी है, ठीक है। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, आपस में गप्पे शप्पे बंद कर दें, आप इसको फोकस करेंगे तो, क्योंकि हमने इसी के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं, और मैंने आपसे पूछना बाद में कि अच्छा ये क्या था, फिर आप हमसे पढ़े होगे, ओके। सो इसका फंक्शन क्या है, एड्स टू वर्ड्स। अब वो वाले वर्ड्स जैसे मैंने पहले बताया, दोज वर्ड्स कैन बी नाउन्स, कैन बी प्रोनाउंस। तो असलम एंड अकरम आर ब्रदर्स, ठीक है जी। तो ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, ठीक है। तो इन दोनों नाउन्स को क्या हुआ, हाँ जी रांझा साहब की क्लास जो है उसका टाइम हो गया, लेकिन रांझा साहब जो हैं वो कल आपकी क्लास लेंगे, आज आप मेरे साथ हैं आधा घंटा और। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इस पे मेरे ख्याल में फोकस कर लें, जनरल नॉलेज आप वैसे ही बहुत पढ़ते हैं माशाल्लाह, आपकी जनरल नॉलेज तो कमाल होगी। तो अब ये देखें जरा, ये दो वर्ड्स हैं, ओके जी। इन दो, ये दो वर्ड्स नाउन्स हैं बेसिकली, दीज आर द नेम्स, सो दीज आर द नाउन्स। तो इन दो नाउन्स को कौन मिला रहा है, कौन ऐड कर रहा है, this is the word that is a junction between these two, Aslam and Akram, okay। अच्छा अभी पढ़ने तो देना, अभी तो ये भी लोगों को मसला चल रहा है। असलम एंड अकरम जो है वो क्या कर रहे हैं, ये इन दो वर्ड्स को ऐड कौन कर रहा है, ठीक है जी। तो दिस इज द कंजंक्शन विच एड्स टू वर्ड्स। यहां तक आगे समझ, अब इससे आगे हम चलते हैं, इसका एक और भी फंक्शन है, सिर्फ वर्ड्स को नहीं ऐड करती, ये दो सेंटेंसेस को भी ऐड करती है। सेंटेंसेस, एड्स टू सेंटेंसेस, लाइक ये तो पहला था, ये है दूसरा। तो ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है। तो क्या हुआ, असलम इज शॉर्ट एंड अकरम इज टॉल। तो ये एक सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस था। वी कैन से दैट दीज वर टू क्लॉजेज। सो हमने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए इनको सेंटेंस बोल दिया, अदरवाइज दीज आर क्लॉजेज। सो ये इसने क्या किया, दो सेंटेंसेस को ऐड किया, ये इसका दूसरा फंक्शन है।
किसका? कंजंक्शन का। और कंजंक्शन करता क्या था? मिलाता था। इसके दो ही फंक्शन थे, एक दो वर्ड्स को मिलाना और दूसरा दो सेंटेंसेस को मिलाना। सो हियर इट कंबाइंड और एडेड टू वर्ड्स एंड हियर इट एडेड टू सेंटेंसेस। गॉट इट? ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए। आपको कोई कंफ्यूजन? सो आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आता है हमारा वो वाला पार्ट जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबको बड़ा परेशान करता है। ये जो सारी चीजें अब तक हमने 5 पढ़ ली हैं, ये दीज ऑल वर अबाउट नाउन, दीज वर रिलेटेड टू मोस्टली नाउन। सही है? तो इसलिए ये मैंने आपको पहले पढ़ाई है, ठीक है ना? तो ये आपको शायद लगा हो कि ग्रामर की बुक्स में तो डिफरेंट तरह से लिखा होता है, तो इसलिए फिर सर को पता नहीं भूल भाल गई होनी है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान है भूल जाती हैं, लेकिन पढ़ाई मैंने आपको इसलिए क्योंकि वो एक ग्रुप है पूरा जो कि रिलेटेड टू है नाउन। ओके, इसलिए उनमें से हर चीज रिलेटेड टू नाउन थी। अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ। वी स्टार्ट्स विद द वर्ब। सो दिस इज द वर्ब। अब ये जरा गौर से सुनिएगा। तो वर्ब जो है वो आप सबको ही पता है माशाल्लाह से, आप अहले इल्म लोगों को पता है कि इट्स एन एक्शन वर्ड। What is an action word? Action word is a word in a sentence which tells us some action, which indicates some action. So he तो हो गया सब्जेक्ट, और इसमें एक्शन क्या हो रहा है? वॉक्स। सो एक्शन वर्ड इज वर्ब। यहां तक तो हमें पता है माशाल्लाह से। अब दूसरा ये है, किसी भी सेंटेंस के अंदर इट इज अ स्टेट वर्ड ऑल्सो। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, जरा समझने वाली है, आपने समझनी है। अब इसमें देखें सेंटेंस के अंदर, तो बेबी जो है वो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, लेकिन वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। बेबी इज नॉट परफॉर्मिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन। बेबी की जो है वो एक स्टेट मतलब हालत है, वो इस सोने की हालत में है वो। तो ये जो हालत है सोने वाली, ये वर्ड जो भी बताएगा ये हालत को, वो भी क्या होगा? वर्ब होगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब देखें जरा, गॉड इज वन। अब वन जो है वो उसकी स्टेट है, गॉड की स्टेट है, और ये स्टेट उसको इंडिकेट कर रही है, स्टेट को, कि क्या स्टेट है। आगे जो वर्ड आ रहा है वो स्टेट है इसकी। ठीक है, तो ये समझ आई? तो ये स्टेट वर्ड है। तो इसीलिए आपने बहुत सारे, इसीलिए आपको बहुत सारे सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो रही होती है, इज लिखूं के वॉज लिखूं के एम लिखूं के आर लिखूं। तो अब ये वो बातें अलग, खैर, लेकिन ये बेसिकली स्टेट वर्ड है। और अब ये भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही होती है कि भाई अब इसमें मैंने इस जो है वो यूज ही क्यों किया है, और फिर इस, तो इसके अंदर तो वर्ब कोई है नहीं, और तो ये इस को हम वर्ब कैसे ले सकते हैं? तो इज इसलिए वर्ब है क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट बता रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बताएं। ये देखें, ये स्टेट को शो कर रहा है क्लियरली, तो ये भी स्टेट को शो कर रहा है, लेकिन ये इसके अंदर ही स्टेट है, इसकी स्टेट जो है वो आगे आ रही है, ये वाली। ठीक है, तो दोनों बातें मैंने आपको पॉसिबल आइडियाज आपको बता दिए। जो मैं अभी आपको आइडियाज ये बता रहा हूं, इन्हीं के अंदर सारी चीजें। ठीक है, अच्छा भाई, जो वर्ब है उसमें, जो वर्ब है उसके दो फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है वो एक्शन वर्ड है। तो एक्शन वर्ड है मतलब किसी भी सेंटेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो वर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच
which tells us about action, and that word which tells us about action is the verb. So it is the word which tells us about action, it is called action word. तो सादा जुबान में हम ये कहेंगे कि कोई भी वर्ब है वो एक्शन वर्ड होता है किसी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर वो एक्शन को शो कर रहा होता है. जस्ट लाइक हियर स्टेट फंक्शन ऑफ वर्ब. ओके, तो पहले इसको समझ लेना जरा अच्छे से, फिर आगे चलते हैं बारी बारी. ठीक है, तो वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड है और यही हम नॉर्मली यूज करते हैं. ठीक है, यहां तक समझ आ गई. तो एक्शन कोई भी परफॉर्म हो रहा है, कोई किसी को, मतलब ही प्लेज फुटबॉल है, ही हिट्स द बॉल है, ठीक है, ही पासेस एग्जाम्स है. सो ये सारे ये एक्शंस हैं. ठीक है, क्योंकि वो एक्ट हुआ. ही राइट्स अ लेटर है, ठीक है, ही गोज टू स्कूल है. तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं. जी जी, अब देखें जरा. और दूसरा जो इसका है फंक्शन वो है इट इज अ स्टेट वर्ड. स्टेट का मतलब यहाँ पे कोई कंट्री की बात हम नहीं कर रहे, हम हालत की बात कर रहे. स्टेट के वो इस टाइम पे किस हालत में है. ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जांपल आई थी कि भाई शी इज डेड या ही इज डेड, तो इट्स ओके. अब यहाँ पे जो ये वाला वर्ड है ये स्टेट वर्ड है. बेसिकली दिस इज वर्ब. ओके, दिस इज वर्ब. अब ये हालत को बता रहा है कि भाई आगे जो आने वाला है वो क्या है, वो हालत है इसकी इस टाइम पे. ओके, ये हालत को भी हम इसको कह सकते हैं, और इसको हम कह सकते हैं कि ये बीइंग को शो करता है, किसी के होने को शो करता है. BEING, बीइंग, होना या ना होना. बीइंग होना, नॉट बीइंग ना होना. तो शी इज अलाइव, तो ये भी हालत है. तो अब ये इस बता रहा है कि आगे जो आने वाली है वो हालत है इसकी. ठीक है जी, अब क्लियर है बात. वो वर्ब है ना जो स्टेट को शो करे, वो वर्ब है. ओके, यही तो हम बता रहे हैं. एक एक्शन वर्ड भी वर्ब है और स्टेट वर्ड भी वर्ब है. तो वर्ब दो तरह से हो सकता है, या तो वो किसी एक्शन को शो करे या किसी स्टेट को, हालत को शो करे. तो दोनों तरह से वो वर्ब ही होगा. जस्ट लाइक दीज एग्जांपल्स. आई होप यू गॉट इट. ओके, अगला आने वाला जो है वो, अब इसके ऊपर हमने बिल्ड करना है, तो जरा ध्यान से आपने देखना है. ये अभी हम बात करने वाले हैं एडवर्ब की. तो जनाब एडवर्ब आपके लिए जो है वो कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसकी डायमेंशंस 3 हैं. 3 तरह से जो है. जी 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 जी, आप जरा रिलैक्स रहें. मुझे पता है आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो उस नॉलेज को भी हम डेफिनेटली टेस्ट करेंगे एप्रोप्रिएट टाइम पे. लेकिन अभी जरा 1 मिनट के लिए ये सुन ले मैं क्या कहने वाला हूं, जरा गौर से. तो एडवर्ब जो है सबसे पहला फंक्शन, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शन, व्हाट फंक्शन अ वर्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच परफॉर्म्स, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या क्या है. तो सबसे पहला फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है, ये आप सबको पता है कि ये एक्सप्लेन करता है, ये बताता है, ये डिस्क्राइब करता है वर्ब को, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी वर्ब है. सो इट एक्सप्लेन्स, so it explains a verb. ठीक है, अब आई थिंक क्लियर. तो ये एक्सप्लेन करता है वर्ब को. तो कैसे, अब देखिएगा. सबसे पहले यहां तक आपको पता है सबको, ये सब्जेक्ट है,
और ये क्या है, वर्ब। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है या ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट है और ये है वर्ब। ये वॉक्स तो हुई, कोई आदमी कोई इंसान चलता है, लेकिन कैसे, तो स्लोली। ठीक है जी, तो कैसे चला, स्लोली। तो मतलब क्या हुआ, ये वर्ब को एक्सप्लेन किया इसने, इस वर्ड ने। तो जिस वर्ड ने वर्ब को एक्सप्लेन किया, दोबारा से, जिस वर्ड ने वर्ब को एक्सप्लेन किया वो है, भाई एक मिनट सुन लेना अनु साहब, एडवोकेट साहब, जरा बात सुन लें। तो आपकी बात हम बिल्कुल सुन रहे हैं, जरा अंडरस्टैंड करें इसको। तो ही वॉक्स स्लोली, तो स्लोली एक ऐसा वर्ड है जिसने वर्ब को एक्सप्लेन किया। तो जो भी वर्ड वर्ब को एक्सप्लेन करेगा दैट विल बी एडवर्ब। ठीक है जी, अब एक फंक्शन हो गया। अब दूसरा फंक्शन इसका क्या है, एन अदर एडवर्ब। एक्सप्लेन्स एन अदर एडवर्ब। तो अब उसको भी देख लेते हैं। कोई और एडवर्ब ऑलरेडी अवेलेबल है और ये उसको सेंटेंस के अंदर है और ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा जी, अब पहले तो ये बताएं कि ये सेंटेंस तो आपको पता ही है कि इसमें कौन क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये है एडवर्ब। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा, अब यहां तक जब बात क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब, तो इस एडवर्ब को तो हुआ कि ही वॉक स्लोली, तो वॉक्स तो स्लोली हुआ, लेकिन अब ये बताना है कि भाई कितना स्लोली, तो क्या बताएंगे, वेरी स्लोली। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा गौर करें। ये वर्ब है, इसको इसने एक्सप्लेन किया था तो ये एडवर्ब बना था। ठीक है, लेकिन इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है ये। इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए कि ये वेरी डायरेक्टली इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा वर्ब को, ये वेरी डायरेक्टली इस एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है और ये एडवर्ब इस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। तो चूंकि ये वाला वर्ड इस एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन्स एन अदर एडवर्ब, एन अदर एडवर्ब, ये भी एक एडवर्ब है, तो ये एन अदर एडवर्ब है जिसको ये वाला वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है। तो जो वर्ड फिर एक्सप्लेन करे किसी एडवर्ब को, वो खुद भी एडवर्ब ही होता है। क्या बोला, जो वर्ड किसी दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन करे, तो वो ये वाला जो करेगा इस एडवर्ब को एक्सप्लेन, तो ये खुद भी एडवर्ब ही होगा, क्योंकि किसी एडवर्ब को सिर्फ दूसरा एडवर्ब ही एक्सप्लेन कर सकता है, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं एक्सप्लेन कर सकता। तो होप यहां तक आपको समझ आ गई, यहां तक क्लियर है। ओके गुड। अब तीसरा पॉइंट इसमें वो ये है जनाब कि ये एक्सप्लेन किसको करता है, एडजेक्टिव को भी यही एडवर्ब साहब ही एक्सप्लेन करते हैं। किसी एडजेक्टिव को भी एडवर्ब ही एक्सप्लेन करता है। किसी एडजेक्टिव को जो भी वर्ड एक्सप्लेन करेगा उस वर्ड को वो क्या हम बोलेंगे, एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब यहां तक आपको माशाल्लाह से पता है इस सेंटेंस का, ये फ्लावर है, नाउन है, ये ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है। क्यों ये एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको, एक नाउन को। तो चूंकि ये एक नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो भी नाउन को एक्सप्लेन करेगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नाउन को एक्सप्लेन करने वाला एडजेक्टिव होता है, लेकिन हमने कहा कि भाई ब्यूटीफुल तो है, लेकिन कितना, हमने कहा कि वेरी ब्यूटीफुल।
तो अब देखें कि ये वेरी किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये इस एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है। ओके जी, अब मेरे ख्याल में ठीक है, क्लियर है अब। अच्छा, अब दोबारा देखें, ये मैंने बोला था फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो यहां तक आपको पता है माशाल्लाह, आप इंटेलिजेंट लोग हैं। तो फ्लावर जो है नाउन है और उसको एक्सप्लेन कर रहा है ये ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन ये कितना ब्यूटीफुल है, ये वेरी एक्सप्लेन कर रहा है, सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है जी। तो वेरी ब्यूटीफुल का मतलब हुआ कि वेरी एक्सप्लेन करेगा ब्यूटीफुल को। तो जब वेरी ब्यूटीफुल को एक्सप्लेन करेगा तो मतलब वेरी वो वाला वर्ड है जो कि किसी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये तीसरा फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब वो क्या है कि वो किसी एडजेक्टिव को भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आपने दिमाग में रख लेना है। कौन सी बातें, तीन फंक्शन परफॉर्म करता है एडवर्ब। सबसे पहला फंक्शन है इट एक्सप्लेन्स अ वर्ब। तो एक्सप्लेन किया इसने जब वर्ब को, तो क्या हुआ, ही वॉक्स स्लोली। तो वॉक वर्ब है। अब किस तरह वॉक करता है, हाउ, इन व्हाट मैनर, इन स्लोली, स्लो मैनर, इन स्लो मैनर, सो स्लोली। सो स्लोली एक्सप्लेन्स अ वर्ब। तो जो भी वर्ब को एक्सप्लेन करेगा वो एडवर्ब होगा। फिर दूसरा, ही वॉक्स वेरी स्लोली। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, स्लोली, तो यहां देखें, स्लोली तो यहां पे भी अभी भी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहां पे भी वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है, सो ये एडवर्ब है। लेकिन ये स्लोली की क्वांटिटी कितनी है, इसकी क्वालिटी कितनी है, तो ये एक्सप्लेन करेगा ये वाला वर्ड विच इज वेरी। ओके, सो ये वेरी जो है, चूंकि ये एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन्स एन अदर एडवर्ब, तो ये चूंकि अदर एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है तो इसलिए ये भी एडवर्ब हुआ, ठीक है। फिर तीसरी बात, एक्सप्लेन्स एडजेक्टिव। तो फ्लावर इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तक तो हमें पता है कि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। क्यों वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो नाउन को जो एक्सप्लेन करे वो एडजेक्टिव, लेकिन जो एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करे वो क्या हुआ, एडवर्ब, ठीक है जी। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें मोस्टली मेजॉरिटी कंफ्यूज होते हैं लोग कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि एडजेक्टिव का सिर्फ एक ही फंक्शन है, और वो है फंक्शन क्या, वो फंक्शन है कि वो नाउन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है जी। तो एडजेक्टिव क्या एक्सप्लेन करता है, नाउन को। यहां तक बात हो गई। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को एक्सप्लेन करता है, तो जो वर्ड नाउन को एक्सप्लेन करेगा सेंटेंस के अंदर वो होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव, बिकॉज इट एक्सप्लेन्स नाउन। लेकिन एडवर्ब क्या होगा, अब एडवर्ब के तीन फंक्शंस हैं, देयर आर थ्री फंक्शंस ऑफ एडवर्ब। वेरी गुड। सो देयर आर, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको मजीद एक बार तसल्ली हो जाए ना। तो एडवर्ब के तीन फंक्शंस हैं। सबसे पहले ये वर्ब को एक्सप्लेन करता है, जो हम सबको ही पता है माशाल्लाह से, ठीक है। तो ही वॉक्स स्लोली, ही वॉक्स, तो वॉक्स को जो एक्सप्लेन किया वो, और दूसरा फंक्शन क्या हुआ, किसी दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन किया, और तीसरा फंक्शन क्या हुआ, किसी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन किया। तो ये तीन फंक्शन परफॉर्म करता है एडवर्ब, ठीक हो गया जी, समझ आ गई है यहां तक, ग्रेट। तो आई होप कि ये आपको फिर अब कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात आपने यूं समझे कि इसको अच्छे से माइंड में आइडिया हो गया आपको। अब इसको हिफज कर लें कि भाई फंक्शन ही उसके ये हैं तीन, एडजेक्टिव का फंक्शन ही एक है, ठीक है। तो बात खत्म, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे जिंदगी में आप। ओके, गुड हो गया। तो यहां तक जो मेन हमारा पार्ट था वो उसका वो हो गया। अब एक इंटरजेक्शन रहती है, तो वो हम अभी कर लेते हैं। तो वो इस तरह की एक चीज है कि बस मुझे ऐसे लगता है कभी कभी ये ग्रामर वालों ने ना अखलाकन लगा रखी है, वरना इतनी कोई जरूरत नहीं थी ग्रामर के अंदर इसकी। चलें जी, लास्ट पार्ट की तरफ हम आते हैं।
अच्छा, अब इस चीज को जो है इंटरजेक्शन जो है ये एक्सप्रेस करती है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या सडन इमोशंस को। ठीक है, अब ये इसकी फॉर्म देख लें जरा। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और सबसे मजे की चीज पार्ट ऑफ स्पीच यही है। ठीक है जी, तो ये जैसे ही वर्ड आया तो हमें पता चला। अच्छा चले, मैं ये पहले अब समझ ले, मैं फिर बता देता हूँ, रिलैक्स। तो ये इंटरजेक्शन जो है, ये जैसे ही वर्ड आया तो हमें पता चला कि भाई कोई इमोशन स्ट्रॉन्ग किस्म के आ रहे हैं, कोई फीलिंग्स बड़ी सडन किस्म की। अचानक से मैच जीते, सिक्सर लगा और बस जनाब वो हल्ला गुल्ला शुरू स्टार्ट। ठीक है, पूरा वही वन द मैच। तो ये हो गया सडन फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और सडन इमोशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशन। और ये भी एक टाइप के हैं, वो पॉजिटिव साइड पे इमोशंस हैं, ये जरा नेगेटिव साइड पे इमोशंस हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखते हुए एक बात और देख लें कि ये कैपिटल है, इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद ये कैपिटल है, एक्सक्लेमेटरी साइन के बाद ये कैपिटल है फर्स्ट लेटर। तो ये भी आपने थोड़ा ध्यान में रखना। तो ये वाले जो वर्ड हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शन को कंजंक्शन से कंफ्यूज नहीं कर देना आपने। ठीक है, कंजंक्शन क्या थी? असलम एंड अकरम वाली। तो यहां पे जंक्शन था, जंक्शन। ये भाई इंटरजेक्शन है। ये सॉर्ट ऑफ यूं समझें कि ये इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग किस्म का, याद रखने के लिए मतलब समझ लें कि ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। सही है, दो फोर्सेस का स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। तो इस तरह, तो इसको आपने जरा ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत इजी सी बात है। तो ये ऐसे समझें कि वो एडवर्ब करने के बाद जो है ना, वो डिफिकल्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन जाता है सॉर्ट ऑफ। तो उसको करने के बाद ये थोड़ी सी ना, ग्रामर वालों ने हमारे लिए थोड़ी सा डिजर्ट रखा हुआ है, थोड़ा सा मीठा रखा हुआ है, ताकि भाई आप हल्ला गुल्ला भी कर लें। ठीक है, सो दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच। सो हाँ जी, तो नुमान साहब आर्टिकल्स तो हैं, वो आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ adjective basically, so we'll be doing all of those. You relax. सर ने क्या बोला था? सर told you that you need to relax a bit because we are starting from ground zero to up. And yes, tomorrow will be class inshallah at 2 o'clock. और जहां तक ये बात है, तो आपको परेशान होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। तो हम, सर ने बोला था कि भाई जिनकी ग्रामर माशाल्लाह आप में से बहुत अच्छी है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये आपकी हर चीज इसमें कवर हो जाएगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी आपको आज लग रही होंगी कि अच्छा ये तो बच्चों वाली बात हुई, लेकिन अब पॉइंट ये है कि बच्चों वाला जो काम है, वो जो जो काम सबसे अच्छा करते हैं ना, वो बच्चे करते हैं। ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होती है। तो हमें वो उस तरह से, हाँ मैं रिलैक्स। तो बच्चे जो हैं वो सबसे क्लियर होते हैं माइंड के अंदर। उन्हें पता होता है कि ये चीज ये है, और ये एप्पल है, इसको खाना है हमने, और ये चॉकलेट है, इसको तो जरूर खाना है। ठीक है, और ये डंडा पड़ा हुआ है, तो इससे हमने दूर भाग जाना है। तो वो क्लियर है। तो हमें भी बस यूं समझें कि बच्चों वाला जो है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है सिंपलेस्ट वे के अंदर। आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर करने, और आगे आगे भागने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, विल कंप्लीट ऑल ऑफ इट। सिलेबस आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत इंशाल्लाह जो है वो क्लियर वे में होगी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं जरा फ्रेज क्लॉज कहा गया मुझे कि सर रिपीट कर दें, तो मैं आपको रिपीट कर देता हूं।
अच्छा जी, तो सबसे पहले देखें कि फ्रेज क्या है। तो फ्रेज है, इसमें नो सब्जेक्ट और नो वर्ब, इसके अंदर इन दोनों में से कोई नहीं आता। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये दोनों बातें तो कंफर्म है। उसके बाद इसके अंदर ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। अच्छा जी, अब देखें इस सेंटेंस के अंदर ही वॉक स्लोली इन द इवनिंग। अच्छा, अब इन द इवनिंग जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन देखें इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो नो सब्जेक्ट हमने बोला। तो सेकंड कंडीशन इज नो वर्ब, तो कोई इसमें वर्ब नहीं है। सो इसमें दोनों का ना होना इंपॉर्टेंट है, ना होना कंपल्सरी है। इट इज कंपल्शन दैट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैज नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। तो फिर हम इसको बोलेंगे क्या कि जी ये तो है फ्रेज। ठीक है, ठीक है। अब ये देखें इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो ये क्या हुआ? क्लॉज। तो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इन दोनों का होना मस्ट है, मस्ट, मस्ट है, मस्ट। स्टार्स बना दिए मैंने, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में से एक नहीं होगा तो ये क्लॉज नहीं होगी। ठीक है, आगे फिर इसके अंदर वो एडवांस ग्रामर के अंदर चीजें आती हैं, एडवांस ग्रामर के अंदर चीजें आती हैं, वो हम तब देखेंगे। वहां पे हमने क्या स्किप करना होता है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दैट इज इन एडवांस ग्रामर। फॉर द फर्स्ट लुक वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें पता होना चाहिए कि क्लॉज के अंदर ये मस्ट है दोनों का होना। ठीक है जी, तो ये हम इसको फिर कह सकते हैं ना कि ये क्लॉज है, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों हैं। अच्छा, अब यहाँ इस सेंटेंस के अंदर ये क्लॉज है और ये पूरा इसको हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं। सो मैंने बताया था कि एक सेंटेंस जो है वो सिर्फ एक क्लॉज भी हो सकती है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। और उसके बाद इसमें और पार्ट ऑफ स्पीच और फ्रेजेस भी हो सकती हैं। कुछ आपने सेंटेंसेस देखे होंगे उसमें जो ये सीएसएस के एग्जाम्स में भी आते हैं, जो डिफरेंट आपने न्यूज़पेपर में डिफरेंट बुक्स में देखे होंगे, वो कोई 3-4 लाइंस का एक सेंटेंस होता है और वो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस से मुराद ये कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है। लेकिन जो है, ठीक है, लेकिन जो है वो क्या है कि उसमें कोई जो है वो एक ही सब्जेक्ट होगा एक ही वर्ब होगा, लेकिन उसके अंदर फिर फ्रेजेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो दैट इज अ सिंपल सेंटेंस, उसको हम खैर वो बाद में देखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रेज होगी तो उसके अंदर ना तो सब्जेक्ट होगा ना वर्ब होगा। क्लॉज होगी तो उसके अंदर मस्ट है, उसके अंदर फर्ज है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का होना, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये क्लॉज है। इनमें से एक भी नहीं तो क्लॉज नहीं है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ठीक है जी, तो अब कोई और किसी को सवाल है तो मेरे ख्याल में मैं आपको अनम्यूट कर दूं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। क्या कर रहे हैं जी? ओके जी, किसी को चलें, किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे अभी बता दें। और बाकी जो है इंशाल्लाह फिर हम कल क्लास लेंगे, तो बाकी हम कल देखेंगे। कल हम यूं करेंगे कि टेंसेस हम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिटेल में देखेंगे टेंसेस के बाद। ओके, मेरा नाम काशिफ है जी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और इंट्रोडक्शन ये है, अभी टाइम नहीं है, मैं आई हैव टू गो, तो इंट्रोडक्शन आपको मैं करवा दूंगा बाद में। आई एम CSS क्वालिफाइड, और मेरे ख्याल में बेसिकली इंजीनियर, एंड देन आई डिड माय मास्टर्स इन फिलोसफी, एंड आई हैव बीन टीचिंग since long, and I am a writer also, wrote so much. Anyways, this might be irrelevant. अगर आपको मेरी समझ आ गई है तो that's better than anything else, I think. Okay जी, thank you so much.